नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे के साथ हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम पिछले हफ्ते की मुख्य राजनीतिक घटनाओं पे चर्चा करते हैं और उसके प्रभाव क्या होंगे। अ, जी। 4-5 चीजें हैं, उस पे सिलसिलेवार बात करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा एक बात है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन हो गए और 7 सितंबर को शुरू हुई थी और मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे भी उस समय यह था कि ये रोज चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का उससे पहले थोड़ा मिजाज ये रहता था कि भाई बीच में एक आधा काम छोड़ के चले जाते थे, इस तरह की बात थी। लेकिन जितने कमिटमेंट के साथ, जितने फोकस्ड होके वो पिछले 100 दिन से लगातार चल रहे हैं और 20-25 किलोमीटर चलना, ये कहने की बात है, बहुत आसान चीज नहीं है। 100 दिन लगातार चलना, सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे से फिर चलना, फिर रात तक चलना, दिन में लोगों से मिलना, ये मतलब मैं इसको थोड़ा ये मानता हूं कि जो आदमी स्पिरिचुअली बहुत वो नहीं है, जो बहुत अपने को फिट रखता है, जो इन सब चीजों में जो अच्छा अच्छा सोचता है, सोचना नहीं, वो ये सब कर सकता है। तो पहली चीज प्रोफेसर साहब, 100 दिन हो गए कल इस यात्रा को, करीब 2,500 किलोमीटर, 2600-2700 किलोमीटर कवर कर लिया है और मेरे मेरे हिसाब से ये एक बड़ा प्रयास है, पॉलिटिकली नहीं, एक एज अ पर्सन ऑल्सो एक कनेक्ट होने का एक बड़ा हुआ है। तो आपको इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा का अगर वो नक्शल कहें, अभी तक के 100 दिन को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत कई बार इस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। मैं इसके ऊपर लिख भी चुका हूं, अन्य मंचों पर भी बोल चुका हूं। शुरू में मेरी मान्यता थी और काफी देर तक मेरी मान्यता ये रही कि इस यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को सिर्फ लाभ हो सकता है, कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन मैं अब 100 दिन जब पूरे हो गए हैं तो मैं इस मान्यता में थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। मुझे लगता है इस यात्रा से लाभ होने के साथ साथ में नुकसान भी हो रहा है। नुकसान ज्यादा है कि लाभ ज्यादा है, ये आगे भविष्य बताएगा, जब हम लोग ये सब एक पलड़े पर रख के देखेंगे यात्रा खत्म होने पर कि उसकी समीक्षा क्या है। पहला नुकसान तो ये है कि उन्होंने गुजरात का चुनाव उस यात्रा के ऊपर कुर्बान कर दिया। अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई राजनीति का खेल व्यवहारिक खेल है, वो एक सैद्धांतिक और किताबी खेल नहीं है। किताब में राजनीति जिस तरह लिखी हुई है, हन्ना अरेंथ की किताब में जो राजनीति लिखी हुई है और दूसरी किताबों में जो राजनीति लिखी हुई है, उस तरह से राजनीति नहीं होती। वो एक व्यवहारिक खेल है, जमीन पर होता है और उस व्यवहार के केंद्र में चुनाव की प्रक्रिया है। आपकी यात्रा का अगर चुनावी लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा, राजीव गांधी को, राहुल गांधी को नहीं मिलेगा, तो फिर उस लाभ का हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे? हो सकता है कि राहुल गांधी को एक आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा हो, जनता से जुड़ने का सुख प्राप्त हो रहा हो सकता है कि वो किसी व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश में हो। मैं फिक्रे को दोबारा दोहराना चाहूंगा। हो सकता है राहुल गांधी किसी व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश में हो जो उस यात्रा के अंत में उन्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन दरअसल कुल मिलाकर उसका नतीजा क्या निकलेगा? राहुल गांधी ने गुजरात का चुनाव उसके ऊपर कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी कुर्बान कर दिया था, लेकिन जनता तैयार नहीं थी भाजपा को जिताने के लिए, इसलिए उसने कांग्रेस को जिता दिया। मैं ही जानना चाहता हूं कि अब कर्नाटक का चुनाव है, अब छत्तीसगढ़ का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब राजस्थान का चुनाव है। क्या इन चुनावों में क्या होगा? हम जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में जो येदियुरप्पा हैं, उनकी बोम्मई के साथ भिड़ंत है, दोनों के बीच में बड़ी काटफांस है और भारतीय जनता पार्टी का कैसा प्रदर्शन होगा ये काफी कुछ येदियुरप्पा के रवैये पर भी निर्भर करता है। येदियुरप्पा को हटा के बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वहां पे कांग्रेस के पास एक मौका है और कर्नाटक में राहुल गांधी गुजरे भी हैं वहां से, तो वहां पे कांग्रेस के पास एक मौका है। लेकिन सवाल ये कांग्रेस उसका कितना इस्तेमाल कर पाएगी, जब ये देखा जाएगा कि क्या राहुल गांधी की यात्रा का कोई चुनावी आयाम है या नहीं है। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं यही जानना चाहता हूं, आपसे भी जानना चाहता हूं, अपने और साथियों से भी जानना चाहता हूं, खुद भी समझना चाहता हूं कि आखिरकार एक ऐसी एक राजनीतिक पार्टी जो कि सत्ता की दावेदार है और जो लगातार जो सत्तारूढ़ दल है और उसका नेता है उसके खिलाफ लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो लड़ाई किधर जा रही है? उस लड़ाई की दशा और दिशा क्या है? क्या वो लड़ाई चुनावी मैदान के अलावा कहीं और उस लड़ाई का फैसला होना है? ये पूछने की बात है। देखिए, राजस्थान में उनकी यात्रा में भीड़ अच्छी थी, लेकिन ये भी था कि उसमें गहलोत की और सचिन पायलट
सचिन पायलट के बीच में जो जद्दोजहद है, वो जद्दोजहद भी दिखाई पड़ रही थी। अब दौसा से जब यात्रा गुजर रही थी तो सचिन पायलट के पक्ष में खूब वहां नारेबाजी हुई, जैसे कि वो राजस्थान के अंदर कोई छोटा सा राजस्थान हो जिसके मुख्यमंत्री वो हों, और उसके बाहर एक बड़ा राजस्थान है जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो जाहिर है कि इस यात्रा को भी राजस्थान की कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है, ये यात्रा उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनी। लेकिन यात्रा के समर्थक फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि भीड़ बहुत थी, उनके साथ इतने लोग चले, ये लोग चले, वो लोग चले। देखिए, नजारा तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस नजारे का राजनीतिक मतलब क्या है, ये इस यात्रा के समर्थकों को बताना चाहिए। जी, मैं थोड़ा प्रोफेसर अभी दुबे, कल मैंने उसको पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी फिर से देखी, 8वीं या 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब राहुल गांधी, एक चीज जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अभी में एक फर्क आया, अब तो वो साफ साफ कहने लगे हैं कि हम ही लोग भाजपा को हरा सकते हैं, नेशनल पर्सपेक्टिव हमारे पास है। उन्होंने बिना कुछ कहे क्षेत्रीय पार्टियों को उन्होंने कहा कि नेशनली तो हम ही उनको हरा सकते हैं। दूसरा, मुझे एक चीज और लगती है, जो एक लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उनको महाराष्ट्र में सावरकर की बात नहीं उठानी चाहिए थी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सर्जरी कर रहे हैं, वो मेडिसिन का काम नहीं कर रहे हैं। और अगर विचारधारा की लड़ाई है तो बिल्कुल होना चाहिए कि मैं इस मत का हूं कि नहीं, सावरकर, आरएसएस, एक देश एक झंडा एक निशान की बातें उठनी चाहिए, लोगों को बिल्कुल इस देश में बताना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए कि कौन सी चीज क्या, और लोग उसके बाद अपना चुनाव करें। तो इस पे भी जरा मैं आपसे एक करूंगा कि चिंतित नहीं हूं कि राहुल गांधी ने सावरकर की बात कहां उठाई, राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं वो जो बातें कर रहे हैं उन बातों में कोई समस्या नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक समझौता विहीन संघर्ष लड़ना चाहते हैं, जो हिंदुत्व के विमर्श के जरिए पूरे देश में राजनीतिक विमर्श को एक खास मोड़ दिया गया है, उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ अप्रिय किस्म के मुद्दे उठाने होंगे, उन्हें कुछ विवादास्पद बातें करनी होंगी, उन्हें झगड़े को कुछ निमंत्रण भी देना होगा। बिल्कुल मामला शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहे, इससे नहीं काम चलने वाला है। उन्हें जंग का मैदान बनाना होगा और जंग के मैदान में कूदना होगा, राजनीतिक तलवार भांजनी होगी। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं खुद भी मेरी स्वयं की प्रकृति ऐसी है, अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसको हमदर्दी की निगाह से देखता हूं। और मुझे लगता है कि कुछ इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को पसंद करता हूं कि वो बंदा कहीं भी किसी के साथ भी अगर उसे लगता है तो वो भिड़ जाता है जी। और देखिए, गुजरात में पत्रकार गए तो गुजरात में पत्रकारों ने बहुतों से पूछा कि भाई आप किसे वोट देंगे, तो लोगों ने कहा हम तो नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारा जो कांग्रेसी बंदा है वो तो आता ही नहीं है हमारे पास जी। कांग्रेसी बंदा तो आता ही नहीं है हमारे पास, तो उसको हम क्यों वोट देंगे। तो फिर पत्रकार ने दोबारा पूछा कि वो जो बिजली फ्री लेके आया है उसके बारे में क्या ख्याल है। नहीं, वो आदमी भी हमें पसंद है। उन्हें क्यों पसंद है कि वो चैलेंज कर रहा है जी जी। वो आदमी हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है। देखिए, राहुल गांधी भी चैलेंज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं राहुल गांधी चैलेंज नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुनाव के मैदान से बाहर चैलेंज कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव के मैदान में खड़े होकर चैलेंज कर रहे हैं। तो इन दो सत्तारूढ़ दल और नरेंद्र मोदी ऐसे शक्तिशाली जो हस्ती है, उसका मुकाबला करने की दो प्रवृत्तियां हैं। अब राहुल गांधी यात्रा, चलिए 100 दिन की हो गई, मान लीजिए वो 100 दिन और यात्रा करते रह सकते हैं, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और यात्रा करते रह सकते हैं, लेकिन अब वो क्या और अन्य कोई चुनाव भी अपनी यात्रा पे कुर्बान करेंगे। दूसरे, कभी हमें और आपको बैठकर ये समीक्षा भी करनी चाहिए कि वो जो नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, तो वो नई कांग्रेस कैसे बन रही है, कहां बन रही है, और नए कांग्रेसी कौन है जी जी। मैं इसको एक ढंग से और देख रहा हूं, क्योंकि मैंने एक चेंज देखा। एक तो G23 ने जब इनकी नेतृत्व क्षमता पे प्रहार किया था, वो मोरलेस सेटल हो गया है। लेकिन खड़गे साहब, अभी मैंने एक चीज देखी, पहली बार कांग्रेस में पिछले 10-12 साल में कि वो शपथ होती है संडे को हिमाचल की, मंडे को वो सबको कर्नाटक से बुला के वो मीटिंग कर रहे हैं। ये कांग्रेस में नहीं होता था। कांग्रेस तो अपना 2-4 महीने बाद चिंतन शिविर बड़े होटल में, जहां पे कि मुझे सिंगल सीटर दो, मुझे डबल सीटर दो, इसका झगड़ा ज्यादा रहता था, इस तरह की बात। लेकिन वो मैदान में थे, वो उन्होंने 75 दिन का पदयात्रा कर्नाटका का, और कर्नाटका का पूरा वो कर दिया, कौन क्या काम करेगा, एंड ही इज असर्टिंग हिमसेल्फ, जिसको कह रहे हैं। परसों नरसों भी वो हिमाचल के पूरे एमएलए को बुला के मीटिंग कर रहा है। तो मुझे इसलिए ठीक लग रहा है कि कम से कम कोई एक व्यक्ति गांधी परिवार से बाहर निकल के, जो पॉलिटिकली नेव नहीं है, जो पॉलिटिकली जिसके पास ये समझ है, वो अपने को असर्ट कर रहा है। और मैं एक चीज और कह के आपसे जरा समझ लूं,
कर्नाटक मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए और इन चीज के लिए भी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि कर्नाटक ओपन है आज। और अगर कर्नाटक में आपने, मैं इसीलिए पिछले पिछले सवाल के जवाब में भी मैंने कर्नाटक का मसला उठाया था। जी, और ये खड़गे साहब की, राहुल गांधी की नहीं, खड़गे साहब की भी बहुत बड़ी परीक्षा है जी, क्योंकि जी, कर्नाटक, आप देखिए, आप कर्नाटक का ऐसा बात ऐसी, आप कर्नाटक के चुनाव से आप कतरा के नहीं निकल सकते। जी, जी, अगर आप कर्नाटक के चुनाव से कतरा के निकल जाएंगे तो हम कहेंगे आपने अपनी आत्महत्या की प्रक्रिया संपूर्ण कर ली, आपने पूरी खुदकुशी कर ली, अब कुछ बचा नहीं है, आपका शरीर देह खत्म हो चुकी है। तो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना, गुजरात तो हो चुका, गुजरात में तो कांग्रेस की दुर्गति हो गई, कुछ परिस्थितियों ने कर दी, कुछ इनके अनमनेपन ने कर दी, हो गई। लेकिन कर्नाटक में अगर इतनी ज्यादा अंतर कलह होने के बावजूद और मुंबई सरकार के खिलाफ अभी ओपिनियन पोल आने शुरू होंगे, तब सर्वे भी तब दिखाई पड़ जाएगा क्या वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का स्तर है। उसके बावजूद भी कर्नाटक में अगर भाजपा चुनाव निकाल ले गई तो फिर आप समझ लीजिए कांग्रेस की जो 45 सीटें आई थी 45 भी नहीं आएंगी। फिर कांग्रेस की वो हालत हो जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में हालत हुई थी। जी, जी, कांग्रेस की वो राष्ट्रीय स्तर पर हालत हो जाएगी। तो कर्नाटक चुनाव जीतना तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न है। कर्नाटक चुनाव आप हारे तो आप समझ लीजिए राजस्थान कुछ नहीं बचेगा फिर इनके हाथ में, सब चीज चली जाएगी इनके हाथ से। जी, नहीं, क्योंकि उसमें दो, मैं भी एक चीज देखता हूं, एक वही एक ऐसी स्टेट है जहां पे सीतारामैया आपका एक अच्छा लीडर है, डीके शिव कुमार एक अच्छा लीडर कम जिसके पास साधन है, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके नेशनल प्रेसिडेंट है, मतलब आपके पास सारे ग्राउंड पे वो चीजें हैं जो कर। मैं एक चीज और प्रसाद आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक तरह से इनडायरेक्टली संदेश तो जा ही रहा है कि भाई दूसरा आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, दूसरे पक्ष के लोग आप खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन कल उन्होंने एक बात कही और वो जैसे आईना भी दिखा रहे हैं मीडिया को। मैं कल देख रहा था, करीब 45 मिनट एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 15-16 प्रश्न हो चुके थे, 2-3 प्रश्न बाकी थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था, मैंने अपने साथियों से कहा कि यहां पे चीन पे प्रश्न नहीं किया जाएगा। और ये मीडिया, उन्होंने चीन, क्योंकि चीन का मुद्दा मुझे भी ऐसा लगता है कि चीन के मुद्दे पे सरकार नहीं बोलना चाहती है। 1.5-2 मिनट का वक्तव्य कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी सदन में, आके कह रहे हैं नहीं छोटी मोटी चोटें लगी। अरे वहां आदमी के जीवन मरण का प्रश्न है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है। तो ये चीन के मुद्दे पे भी मैं जरा, अदर देन राहुल गांधी, मुझे लगता है सरकार क्यों इसको अवॉइड करती है? भाई देखिए, सरकार चीन के मुद्दे को अवॉइड नहीं करेगी तो किस मुद्दे को अवॉइड करेगी? इस मुद्दे को तो सरकार को अवॉइड करना ही है। जितना कम चर्चा इस मुद्दे पे हो, जितना कम सवाल इसके ऊपर उठाए जाए, जितने कम वक्तव्य सरकार को, रक्षा मंत्री को देने पड़े या रक्षा सचिव को देने पड़े, वही सरकार के हित में जाता है। इसीलिए सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को, सरकार का बस चलता तो कंप्लीटली ब्लैकआउट कर देती, इसको पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर देती। देखिए मीडिया में जो भी दिखाया जाता है या मीडिया में सवाल के ऊपर जो छपता है, अच्छे अखबार, भास्कर जैसा अखबार जिससे सरकार नाराज भी रही है एक जमाने में, तो वो भास्कर जैसा अखबार भी जो छाप रहा है, जो लीड छप रही है उसमें, जो अभी अभी चीनी सैनिकों के साथ जो भिड़ंत हुई है उसमें, तो उसको साफ जाहिर है कि सरकार ने जो बताया है वो चुपचाप छाप दिया गया है। कोई भी पत्रकार ये हिम्मत जुटाने में असमर्थ है कि वो सरकार जो कह रही है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान लगा सके। वही राष्ट्रीय भावना की नुमाइंदगी करता है जो सरकार कहती है। तो इस प्रकार का माहौल मीडिया के अंदर पूरी तरीके से बन चुका है। लोग पूरी तरीके से सरकारी खेल खेल रहे हैं। मीडिया संस्थानों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके जरिए वो ये जांच कर सके कि सरकार उन्हें जो थमा रही है वो सही है और किस हद तक सही है। चीन की तरफ से कितने घायल हुए, आपकी तरफ से कितने घायल हुए, किसका हाथ ऊपर रहा, किसका हाथ नीचे रहा। क्यों गलवान प्रकरण जो था, गलवान प्रकरण के बाद में सरकार इस सवाल को लेकर बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई है। वो किसी भी तरीके से, उसमें सरकार की बहुत हेठी हुई थी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के ऊपर, सरकार की विदेश नीति के ऊपर बहुत सवाल उठे थे और सरकार फिर से इस चक्कर में नहीं फंसना चाहती क्योंकि चीन उसके काबू से बाहर है। इसलिए मीडिया में बहुत सारी झूठी खबरें प्लांट की जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जो सेनाओं के अफसर हैं बड़े, चाहे वो सेना अध्यक्ष हो या और कोई बड़े अफसर हो, वो इस तरह के बयान लगातार जारी करते रहते हैं कि अब हम बहुत ज्यादा मजबूत हो गए, अब हम चीन को चुनौती दे चुके हैं। अखबारों में इस तरह की खबरें छपती रहती हैं कि अब हमारे हवाई जहाजों की मार में पूरा चीन आ गया है और चीन घबरा रहा है हमारी ताकत से। कोई भी जो अकलमंद पाठक होगा और श्रोता होगा वो जानता है कि इन खबरों में पोल कहां पर निश्चित है। मोटी समझ आम लोगों की यह है
पाकिस्तान से भारत मजबूत है, चीन से भारत कमजोर है। जी, ये एक मोटी समझ है जी, और ये इस मोटी समझ को बदलना लगभग नामुमकिन है। और चीन लगातार, चीन की तरफ से जो गतिविधियां हो रही हैं, मैं चीन का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं चीन का जो सलामी स्लाइसिंग वाला उनका तरीका है, दूसरे देशों की सीमाओं की, देशों की जमीन दाबने का तरीका है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं चीन से। और उसको कड़ा जवाब मिलना चाहिए, उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात में जरूर शक है कि क्या भारत की सेनाएं और भारत की फौजी ताकत चीन को एक वास्तविक चुनौती देने की स्थिति में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1962 वाली स्थिति है। चीन भारत के साथ में फौजी संघर्ष में जाने से पहले 100 बार सोचेगा। और जब से देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, तब से बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत और उसके मुकाबले कमजोर मिलिट्री ताकत के बीच का फैसला भी आसानी से नहीं होता है, जैसा कि यूक्रेन और रूस में देखा है। रूस और यूक्रेन की फौजी ताकत में क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है, वो तो मोहर कौड़ी का मुकाबला है। इसके बावजूद भी रूस अभी तक कोई भी निर्णायक जीत दर्ज नहीं कर पाया है। और खुद पुतिन का पूरी सब इसलिए भारत की ताकत तो यूक्रेन के मुकाबले कई गुना ज्यादा। भारत तो बहुत ही मिलिट्री रूप से शक्तिशाली देश है, कई युद्ध लड़ चुका है, उनकी फौजों को युद्ध लड़ने का अनुभव है। भारत की फौज चीन के साथ बहुत लंबे अरसे तक संघर्ष कर सकती है। और उसमें इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीन कोई मिलिट्री एडवेंचर करेगा। लेकिन ये भी बात सही है कि जो कुछ मीडिया को थमाया जा रहा है, मीडिया को दिया जा रहा है कि आप अपने दर्शकों और पाठकों के सामने परोसिए, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगाने की जरूरत है। राहुल गांधी वो सवालिया निशान लगाते रहते हैं, पत्रकार उस सवालिया निशान को लगाने से बच रहे हैं। अब इसमें असलियत देश की जनता के सामने कैसे आए, मुझे ये जानकर ताज्जुब है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस संबंध में शायद कुछ नहीं लिखा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ खबरें इस बारे में आ जाती तो उन खबरों से हम भारत के मीडिया में जो छप रहा है उसकी कुछ तुलना करके किसी नतीजे पे पहुंच सकते। तो वहां से भी कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रही है कि बात दरअसल है क्या, पानी कहां मर रहा है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जी, मैं एक जल्दी से आपको, जो मैं जिस तरह से देख रहा हूं, एक मैंने कुछ अपने ही यहाँ एक कार्यक्रम किया था, मिलिट्री के एक्सपर्ट्स आए थे। एक तो उन लोगों का कहना है कि इसकी जो भारत के लिए जो चिंता की बात है कि हमारा जो 3,500-4,000 किलोमीटर का जो बॉर्डर चाइना का है वो पूरा एक्टिव हो गया है। तो पहले हम उसमें कुछ जगह देखते थे, अब हम पूरे बॉर्डर एक्टिव है, हमारी पूरी सेनाएं स्ट्रेच्ड आउट है उसके लिए। एक तो दिक्कत ये हो रही। दूसरा, एक अगर जब रक्षा मंत्री आके कहते हैं कि नहीं 9 तारीख को तो हुआ था, तो उसके बाद छुट्टी पड़ गई, तो इसलिए मैं 13, मतलब ये हम लोग हजम नहीं कर सकते इस संचार युग में, जहां सुबह से 1 घंटे 10 मिनट बाद की बात होती है, आप 4 दिन बाद सदन को बता रहे हैं। क्या जो ज्यादा मुश्किल बहुत बड़ी और असाधारण घटना नहीं होगी, छोटे मोटे झड़पें ये सब ऐसी होंगी, उसमें भारत सरकार उनको ठंडा करके ही खाएगी। जी, भारत सरकार लेकिन कोशिश करेगी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी ना पड़ने पाए, बहुत ज्यादा बहस ना हो। इसलिए हमेशा सूचना देर सवेर दी जाएगी, आधी अधूरी दी जाएगी, कच्चा पक्का रहेगा। मीडिया से अपील की जाएगी कि वो राष्ट्रहित के नाम पर इन सब बातों का समर्थन करे, कोई सवालिया निशान ना लगाए। लोकसभा में उस बहस को दबाने की कोशिश की जाएगी। सरकार की नीति यही है। जी, मैं क्योंकि एक चीज ऐसी है जिसपे हम लोग चर्चा करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे देश की इज्जत की बात है। जयशंकर जी ने बिना बात के अपना मुंह खोला था पाकिस्तान को आतंकवादी देश करार देने में, ओसामा बिन लादेन का नाम लेके। मैं उसको अभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहां पे एरिया कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो थोड़ा वो है। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह की बातें कल कही हैं इंटरनेशनली, हमें मतलब जयशंकर जी को ये व्हाई ही इनवाइटेड ऑल दिस अब्यूजेस, हमें एक तरह से गाली दी गई है। जयशंकर जी ने ऐसा क्यों कहा? जयशंकर जी ने, देखिए, रक्षा मंत्री द्वारा, सॉरी, विदेश मंत्री द्वारा ये कहा जाना भी मेरी समझ में एक तरह की रणनीति है कि जो फोकस जो है वो भारत चीन संबंधों पे ना होकर फोकस जो है वो भारत पाकिस्तान संबंधों पे हो जाए। पाकिस्तान को आप आड़े हाथों लेते हैं तो आपको एक जनता की तरफ से ये उम्मीद होती है कि वहां से कुछ तालियां सुनने को मिलेंगी। जब चीन को आप आड़े हाथों लेते हैं तो जनता उस वक्त भी ताली बजाने के मूड में होती है, लेकिन उसके मन में एक शंका रहती है क्या वास्तव में ये बात जो कही जा रही है वो सही है? जी। तो वो जो तालियां भी बजती हैं वो संकोच के साथ बजती हैं तालियां। तो ये एक तरीका है कि चीन के ऊपर जो फोकस बन रहा है उस फोकस को अलग हटाना। अब वो भुट्टो साहब ने जो कर दिया उससे एक अजीब तरह की नई स्थिति बन गई
और उससे हाँ वो मसला जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न सा बन गया है जब उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिनके ऊपर हमें निगाह रखनी होगी और समझने की कोशिश करनी होगी कि किस तरफ मामला जा रहा है और हर बात कहने के पीछे का राजनीतिक मकसद दरअसल है क्या। जी। मैं इकबाल साहब एक और चीज पिछले हफ्ते हुई जो मैंने मार्क की और इसलिए आपसे चर्चा कर ले रहा हूं। दोनों हाउस के जो प्रिसाइडिंग अफसर थे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, धनखड़ साहब और हमारे ओम बिरला साहब, दोनों लोग कल जिस ढंग से अपने जो मेंबर्स थे उनको रोक रहे थे, नहीं नहीं आप ये नहीं कह सकते। अरे भाई वो एक कांग्रेस के आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मेंबर थे, वो चीफ मोदी जी की चीफ मिनिस्टर वाली स्पीच को कोट कर रहे थे कि रुपया आईसीयू में है। अब वो उसको कह रहे हैं नहीं आप कोट नहीं कर सकते हैं। उधर धनखड़ साहब कर रहे थे कि नहीं बिना फैक्ट और फिगर के आप अगर नहीं करेंगे, संजय सिंह को रोक रहे थे। उसमें खड़गे साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई जब प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे तो हम कहां से सब्सटैंशिएट करें हम उनके उनके वक्तव्य। आपको कहीं लग रहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी अब प्रोएक्टिव कुछ ज्यादा हो गए हैं, पहले इतना नहीं होता था? मुझे तो हमेशा ही प्रिसाइडिंग अफसर प्रोएक्टिव लगते रहे हैं और सरकार की तरफ झुके हुए लगते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे अभी के हो चाहे पहले के हो। जब कांग्रेस का जमाना था तब भी प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को एक खास तरह का व्यवहार करना, प्रधानमंत्री के साथ में विपक्ष के नेता से उसके अलग तरीके का व्यवहार करना। अब ये चीजें पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं और साफ तौर पर दिखती हैं, उनको रेखांकित किया जा सकता है। अब देखिए जो धनखड़ साहब हैं जिनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, तो उपराष्ट्रपति बनाने के पीछे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उनकी एक खास तरह की भूमिका थी, मतलब ऐसी भूमिका किसी और राज्यपाल की नहीं थी। सभी जगह तो भाजपा ही राज्यपाल भेजती है, लेकिन एक ऐसे राज्यपाल थे इन्होंने तय कर रखा था कि वो ममता बनर्जी के साथ में लगातार संघर्ष करते रहेंगे और एक तरह की समांतर सत्ता बनाने की उनकी कोशिश थी, जो कि पूरी तरह नाकाम रही। ममता बनर्जी ने चुनाव इस तरह जीता, वो एक तरह से भाजपा की पराजय नहीं थी, वो जगदीप धनखड़ की पराजय भी थी। तो वो तो उनसे तो यही उम्मीद की जा सकती है जो वो कह रहे हैं। ये उनका जो तर्क है कि आप फैक्ट एंड फिगर्स के साथ अगर बात नहीं करेंगे तो आपको नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, जी। ये जो बात कही गई है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम ये थोड़ी ना है क्या कहना। आप लोगों को ये थोड़ी ना उपदेश दे सकते हैं उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये तो संसद का अपना अधिकार है जो कि उसको संविधान ने और इस जो संसदीय प्रणाली ने उसको प्रदान किया है। अगर आप सांसद के अधिकार को भी आप सांसद के अधिकार के ऊपर भी सवालिया निशान लगाने लगेंगे तो उसमें सीधे सीधे एक सरकार की आलोचना को किस तरह से सीमित किया जाए, सरकार की आलोचना के नखदंत विहीन किस तरह किया जाए, ये पूरी कोशिश कर एक तरह से ऐसा लगता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो पीठासीन अधिकारीगण हैं उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। तो ये बहुत समस्याएं हैं और इनसे लोकतंत्र में जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का जो तीखापन होता है उस तीखेपन को कम करने की कोशिश है। जी, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं ये प्रिसाइडिंग अफसर का वोट को कास्टिंग वोट माना जाता था और ये माना जाता था कि वो किसी पक्ष के नहीं है। कास्टिंग का मतलब ही ये था कि उनको जो ठीक लगेगा उधर जाएंगे। खैर, मैं एक और प्रश्न है, केसीआर साहब अभी दिल्ली में आके बहुत एक्टिव हो गए, उन्होंने बीएसआर का लॉन्च किया, अखिलेश यादव को मतलब एकदम से वो कुछ एक्टिव दिखाई दिए और फिर से वही बात दबे छुपे शब्दों में होने लगा कि तीसरा फ्रंट बनेगा। नीतीश जी ने की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं वो एक ही फ्रंट रहेगा, कांग्रेस वाला ही फ्रंट रहेगा। इसमें विपक्षी एकता को क्या वो अखिलेश यादव के साथ साथ बहुत दिखाई दिए केसीआर साहब? ये मैं तो धीरे धीरे इस नतीजे पे पहुंचता जा रहा हूं कि विपक्षी एकता ना हुई है और ना होगी। बजाय इसके कि हम एक ऐसी कल्पना करेंगे सारे देश में विपक्षी दल सब एक हो गए हैं, सब एक मिलके सब सारे विपक्षी दल मिलके भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं सब जगह पे और एक तरह से पूरी एक तरफ विपक्षी एकता है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसका मोर्चा है और इस तरह का एक 2 पार्टी सिस्टम या 2 मोर्चा सिस्टम सारे देश में ऑपरेट कर रहा है। एक तो हमारी ये एक कल्पना है। ये कल्पना 2014 के बाद से निरंतर मार खाती रही है। यथार्थ में ये कल्पना कभी जमीन पर नहीं उतर पाती। तो ये कल्पना करने की बजाय हम लोगों को देखना ये चाहिए कि राज्यों के स्तर पर जो डोमिनेंट पार्टी है, यानी एक राज्य में जो प्रभुत्वशाली पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी का किस हद तक मुकाबला कर सकती है। मसलन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भाजपा का मुकाबला कैसे करेगी, या मान लीजिए आंध्र प्रदेश में
जो वाईएसआर कांग्रेस है वो भाजपा का मुकाबला कैसे करेगी, जो टीएसआर की तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल चंद्रशेखर राव की पार्टी भाजपा का मुकाबला कैसे करेगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भाजपा के मुकाबले खड़े होने में किसके जीतने और किसके हारने के मौके हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो लगातार अपना ग्राफ का नीचे गिर रहा है, उसका जो वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की बार पिछली बार खिसकता हुआ हमें दिखाई पड़ा है। और उसमें मायावती अपने वोट को जब राज्य विधानसभा में नहीं के चुनाव में खिसकने से नहीं रोक पाई तो लोकसभा में क्या रोक पाएंगे, वहां तो और भी मुश्किल होता है। तो अलग अलग राज्यों में कैसे मुकाबला होगी, बीजेपी जनता दल कैसे मुकाबला करेगा भारतीय जनता पार्टी का, इन चीजों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसमें उलझे रहेंगे। कोई एक मंच पे सब नेता खड़े होंगे, फिर उनके संगठन सब एकजुट होकर आपस में सीटों का लेन देन करेंगे और भाजपा के खिलाफ हर जगह एक उम्मीदवार खड़ा होगा, ये होगा नहीं। जी मैं आपसे अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये नहीं हो सकता है, होगा नहीं ये जी, क्योंकि वो पोस्टपोल ही होगा। प्रोफेसर साहब चलते चलते एक पोस्टपोल होगा, हाँ पोस्टपोल होगा, प्रीपोल नहीं होगा, प्रीपोल नहीं होगा, मैं भी ये मान रहा हूं। मैं चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न है, और थोड़ा इसलिए क्योंकि दर्शकों की इंटरेस्ट है बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी में जो कुछ लोग नकली शराब पी के मरे रहे हैं उस पर एक स्टैंड लिया है उन्होंने, और उस पर बहुत हो हल्ला मच रहा है कि भाई नीतीश कुमार का कहना है कि अगर ये किए हैं तो भाई हम उस पर कॉम्पनसेशन नहीं देंगे सरकार। मैं इस पे, क्योंकि जो उनका एक स्टैंड लेना है, मैं इसको मानता हूं। अब हम लोग, हो सकता है नीतीश कुमार के मैं बहुत सी चीजों से एक इत्तेफाक ना रखता हूं, लेकिन शराबबंदी वाले मामले पे मैं उनसे बहुत ये हूं कि कम से कम एक उनका स्टैंड ठीक है, उनके स्टैंड से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि उनके राज्य में जहरीली शराब न बिके। भाई आपने शराबबंदी कर रखी है, शराबबंदी का आपको राजनीतिक लाभ होता है, शराबबंदी आपके लिए राजनीतिक रूप से एक लाभकारी नीति है। तमाम महिलाएं जो है नीतीश कुमार को क्यों पसंद करती हैं, उसमें एक बड़ा कारण ये है कि उन्होंने शराबबंदी कर रखी है। अब सवाल यह है कि फिर आपके राज्य में हूच क्यों बिक रही है, आपके राज्य में जहरीली नकली शराब क्यों बन रही है, आप उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं नकली शराब बनने से? ये तो आपका और आपकी कानून व्यवस्था की जो मशीनरी है उसका काम है। हर जगह जहां पर शराबबंदी होती है बड़े पैमाने पर फर्जी, बड़े पैमाने पर गैर कानूनी शराब का धंधा शुरू हो जाता है, बूटलेगिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है, और वो जो जब शराबबंदी नहीं होती है उससे भी बड़ा कारोबार होता है। गुजरात में भी यही स्थिति है, गुजरात में भी तो जहरीली शराब पी के लोग मर चुके हैं, हर जगह ये स्थिति है। तो आप शराबबंदी की नीति के पक्ष में बोलिए, शराब पीने वालों को कोसिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए सारी बातें कहिए, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात में है कि मुख्यमंत्री के तौर पर, कानून और व्यवस्था के शीर्ष संचालक के तौर पर आप अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रह रहे हैं, और उसकी भरपाई आप इस तरह के वक्तव्यों से अगर करना चाहते हैं तो वो भरपाई होगी नहीं। जी रोजा, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अगले हफ्ते अब क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत सी चीजें, अगला चुनाव 3 आ रहा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का, नागालैंड, उस पर भी हम लोग को जरूर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कहीं से फोकस से बाहर हो जाता है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ चर्चा जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।